नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य की बात करेंगे। हम बात करेंगे मराठों के उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल, उनके प्रमुख विजय और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। हम शिवाजी से लेकर ताराबाई तक के जो प्रमुख शासक और शासिका हुए हैं, उनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो नेट जेआरएफ लेवल के कंटेंट के साथ बनाया जा रहा है, इसलिए आप इन फैक्टों को नज़रअंदाज ना करें, इन्हें काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करें और इन्हें अच्छे से याद करें। इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। गर्मी का मौसम है और इस गर्मी भरे मौसम में वीडियो कैमरे से शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही साथ इतने सारे कंटेंट में या फिर कहीं भी थोड़ी सी भूल चूक होती है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो छोटे छोटे वंश हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे हैदराबाद हो या फिर बंगाल हो। ये साम्राज्य तब बने या फिर ये छोटे छोटे क्षेत्र तब सामने आते हैं जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मराठा राजवंश या फिर मराठा साम्राज्य एकमात्र ऐसा साम्राज्य हमें देखने को मिलता है जो औरंगज़ेब के समय से ही बनना शुरू होता है। औरंगज़ेब के समकालीन थे छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब से टक्कर लेते हैं बकायदा, और उसके जीवन काल तक ये एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर जाता है। औरंगज़ेब के जीवन की अगर सबसे बड़ी उसे समस्या लगती थी तो उसे दक्षिण भारत ही सबसे बड़ी चुनौती लगती थी, और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मराठा साम्राज्य था। तो इस साम्राज्य ने बहुत ज़्यादा चुनौती दी मराठों को। यही कारण है कि इन्हें एक प्रकार से स्वतंत्रता या फिर राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखा जाता है। शिवाजी एवं मराठा स्वराज्य, दोस्तों, इनके उदय कैसे होता है, ये उदय समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अचानक से मराठों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं फ्रांस में कि नेपोलियन बोनापार्ट एक छोटा छोटा सा सैनिक था, और फिर वो कैसे कैसे 1804 में खुद को प्रथम डायरेक्टरी यानी कि खुद को राजा घोषित कर देता है और अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। 1789 की क्रांति में वो सिर्फ एक सैनिक था और कुछ ही वर्षों में वो राजा बन जाता है। कुछ ऐसी ही दास्तान छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। इनके पास में कोई बड़ा राजवंश नहीं था कि ये किसी से उत्तराधिकार में इन्हें महाराष्ट्र मिला या बहुत बड़ा क्षेत्र मिला जिसके दम पर इन्होंने इतना कुछ खड़ा कर लिया। हालांकि इनमें इनके पिता का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि इनके पिता बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के यहाँ पर नौकरी करते थे, और बहुत सारे मराठे जो मराठा बेसिकली एक अल्प विकसित क्षेत्र था उस समय पर, क्योंकि पहाड़ियों और घने जंगलों और असमृद्धता से फैले इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी थी, जिसके चलते ज़्यादातर मराठे गोलकुंडा और बीजापुर के यहाँ सैनिकों का काम करते थे, और फिर बारिश के मौसम में जब युद्ध नहीं होते थे उस समय पर वो महाराष्ट्र में अपने क्षेत्रों में आकर खेती किया करते थे। उनके पिता भी इन्हीं में से ही एक थे। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो वहाँ पर उसे दो राजपूत, सुजान सिंह और सज्जन सिंह नाम के दो भाई, महाराष्ट्र के राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के इस पुणे क्षेत्र में आकर बस गए, और फिर इन्हीं के ही वंशज होते हैं शाहजी, जो कि गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों के यहाँ पर अच्छे पद पर थे और उनका काफ़ी ज़्यादा रुतबा था। और उनकी जो एक जागीर थी, पूना जागीर,
पूना जागीर को उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे के भरण पोषण के लिए दे दिया था। ये आगे की बात हम आगे देखेंगे। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो शिवाजी थे वो निम्न जाति से संबंध रखते थे, और जब 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया तो उस समय पर अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के चक्कर में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाना चाहा तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे निम्न जाति के थे। इसलिए उन्होंने काशी के गंगाधर नाम के एक प्रसिद्ध पंडित को बुलाया अपने राज्याभिषेक के लिए, और इतिहासकार मानते हैं कि ये सुजान सिंह और सज्जन सिंह की स्टोरी भी उस समय से ही जुड़ी हुई थी। हालांकि आप इन्हें बस ऐसे ही सुनने या किस्से कहानियों की तरह देख सकते हैं, क्योंकि आपको फैक्ट तब याद होंगे जब आपको स्टोरी पता होगी। आप सीधे से याद कर ले रहे हैं कि शिवाजी आए 1627 में पैदा हुए, 1674 में राजा बने और 1680 में उनका देहांत हो गया। ऐसे में आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ने से आपके जीवन में या फिर आपकी लाइफ में हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टोरी भी साथ साथ पढ़ते रहें। इससे ये होगा कि अगर फैक्ट से अलग हटकर कोई प्रश्न बन जाता है और आपने स्टोरी पढ़ी है और आपके दिमाग में है, तो आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और ज़्यादा चांस होंगे कि आप उस उत्तर को सही से कर आएँ। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए, मराठा राज्य के उदय। मराठा इतिहास के विषय में हमें जानकारी कैसे कैसे मिलती है। मराठा इतिहास पर पहली किताब हिस्ट्री ऑफ मराठा ग्रांड डफ ने लिखी। इस किताब को 1826 में उन्होंने लिखा, क्योंकि 1818 में वारेन हेस्टिंग्स होता है वो 1818 में आंग्ल मराठा के तीसरे युद्ध में पेशवा पद की समाप्ति कर देता है, और जो तीसरे पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड, उन्हें कानपुर के पास बिठूर भेज देते हैं। हालांकि इनके बारे में हम आगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो अंतिम छत्रपति होते हैं प्रतापराव महाराज, उन्हें भी वे एक छोटी सी रियासत दे देते हैं अंग्रेज, और वहाँ पर सेटल कर देते हैं। कुल मिलाकर मराठा साम्राज्य की समाप्ति 1818 में हो जाती है। 1826 में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके ग्रांड डफ इस किताब को लिखते हैं और मराठों के विषय में लिखते हैं। और डफ मराठों के उदय को कहते हैं कि यह आकस्मिक अग्निकांड था। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी जंगल में कहीं से चिंगारी भपकने के बाद अचानक से आग लग जाती है बड़े पैमाने पर। वो धीरे धीरे नहीं जलती है, वो अचानक से फैल जाती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। उसी तरह शिवाजी के उदय ने भी भारतीय राजनीति में यही काम किया था। स्मिथ महोदय, B.A. स्मिथ जो हैं वे कहते हैं ये मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहते हैं। वे जो चौथ और सरदेशमुखी नाम की जो कर प्रणाली थी मराठों की, उसके आधार पर वे ऐसा कहते हैं। आंद्रे विक मराठों के उदय को फितना से जोड़ते हैं। फितना का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी कि मराठा राज्य का उदय एक षड्यंत्र था मुगलों के प्रति या फिर जिनके भी प्रति। तो यहाँ पर आंद्रे विक का ये कहना है। जदुनाथ सरकार जो कि एक राष्ट्रवादी लेखक रहे हैं, वे शिवाजी एंड हिज टाइम नाम की किताब लिखते हैं। ये पहली किताब है जिनमें हमें काफ़ी अच्छे तरीके से शिवाजी के विषय में जानने को मिलता है। इस ग्रंथ में जदुनाथ सरकार ने मराठा राज्य को औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न माना है। यहाँ पर शिवाजी कहते भी हैं, शिवाजी का एक कथन आता है, शिवाजी अपने राज्याभिषेक के समय या फिर उससे पहले कहते हैं कि औरंगजेब हिंदू धर्म को जितना कमज़ोर करेगा, मैं हिंदू धर्म को उतना ही मजबूत बनाऊंगा। तो कह सकते हैं कि जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी दक्षिण भारत के प्रति, उनके कारण यहाँ पर और भी ज़्यादा सहानुभूति या फिर और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है शिवाजी को और मराठों को एक स्वतंत्र राज्य खड़ा करने में। महादेव गोविंद रनाडे जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख नेता रहे और कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक रहे। साथ ही साथ महादेव गोविंद रनाडे जी को
महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनके सामाजिक कार्यों के कारण। तो इन्होंने एक किताब लिखी, द राइज ऑफ महात्मा पावर मराठा पावर सॉरी द राइज ऑफ मराठा पावर। इस ग्रंथ में एमजी कहते हैं, मराठा उदय मुगलों से मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन था। मुगलों से मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं कौन? एमजी रनाटे। दोस्तों अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि जो ब्रिटिश लेखक थे उनके कुछ ऐसे लेखक थे जिनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा। जैसे कि ग्रांड डफ की बात करें, एल्फिंस्टन की बात करें, तो इन्होंने मराठों के इतिहास में काफ़ी गहराई से लिखा है। वहीं हम कनिंघम या फिर सिखों के इतिहास की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड कनिंघम ने सिखों के इतिहास पर लिखा, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना की रियासतों का इतिहास लिखा। तो यहाँ पर हमने शुरुआती इतिहास समझने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको बोर लग रहा हो तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना अपना लेवल बढ़ाते हैं, मैं अपना आप अपना सुनते जाइए, कहीं ना कहीं तो अच्छा लगेगा। मैं भी बोलता जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा बोलूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मराठा राज्य उदय के कारण हम देखें तो बहुत सारे उदय के कारण होते हैं कि क्यों महाराष्ट्र में ही एक साम्राज्य खड़ा हुआ, अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ। तो पहला कारण आता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कई बार इतिहास के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उत्तर भारत में ही ज़्यादातर बाहरी आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर से मध्य एशिया के जो निम्न वर्ग के शासक थे, जिनके पास में खाने पीने को नहीं था, जिनकी आर्थिक स्थिति माली हालत खराब थी, उन्होंने युद्धों का सहारा लिया अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और समृद्ध क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिनमें उन्हें पहला और सबसे प्रमुख क्षेत्र भारत नजर आया। इसलिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में हमें ज़्यादातर आक्रमण देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत की संस्कृति से ज़्यादा समृद्ध हमें दक्षिण भारत की संस्कृति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक भौगोलिक कारण, भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर काम कर रहा है कि उत्तर भारत में ज़्यादातर आक्रमण हुए, इसलिए वहाँ पर हमें सांस्कृतिक या फिर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो इमारतें हैं, वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन दक्षिण भारत का एक समृद्ध इतिहास, उनकी मंदिर कला, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसी तरह मराठों के लिए भी भौगोलिक कारण जिम्मेदार था। क्या कारण थे? पहली बात तो ये थी कि सह्याद्री की जो क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र का मैप भी देखेंगे या फिर समझने का प्रयास करेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो बहुत सारे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दुर्गम रास्ते हैं, घने वन के क्षेत्रों से घिरा हुआ है, सूखा शुष्क क्षेत्र है, ज़्यादा अच्छी बारिश भी नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर ये हुआ कि स्थानीय लोग, जो स्थानीय मराठे थे, वे लड़ाकू, संघर्षशील और जुझारू हुए। उन्हें निम्न से निम्न परिस्थिति में जीना आ गया। और यहाँ पर के जो मराठे क्या होते थे, वे सब समान रूप से, चाहे कोई नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, सभी समान रूप से बीजापुर हुआ, गोलकुंडा हुआ, अहमदनगर, बरार या फिर मुगल, इनकी सेनाओं में जाकर सेवा करते थे सैनिक के रूप में। तो वहाँ पर वे 4-6 महीने वहाँ पर काम किए। जब बारिश का मौसम आया तो यहाँ पर अपने परिवार के साथ खेती करते थे और फिर जब खेती हो जाती थी तो वापस सेना के काम में चले जाते थे। तो यहाँ पर 2 फायदे हुए। पहला, उनके जीवन में निम्न परिस्थितियाँ थी। दूसरा, वे सैनिक थे तो उनके पास में सैनिक अनुभव भी थे। यही कारण है कि जब शिवाजी ने अपनी सेना संगठित की तो उन्हें ज़्यादा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहले से ही योग्य सैनिक थे। यही कारण है कि बहुत जल्दी उन्हें सफलता मिली। दूसरा कारण ये हो जाता है कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण अन्य क्षेत्रों से संपर्क टूट गया। इसके चलते अन्य क्षेत्रों का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि महाराष्ट्र में एक पहनावा, एक भाषा, एक संस्कृति देखने को मिलती है। जबकि आप भारत के किसी एक क्षेत्र में जाएं तो उसके किसी न किसी क्षेत्र में आपको दूसरी संस्कृति देखने को मिल जाएगी। जैसे आप मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो मध्य प्रदेश में आपको मालवा मिल जाएगा, बुंदेलखंड मिल जाएगा, बघेलखंड क्षेत्र का प्रभाव मिल जाएगा। यानी कि
हर दूसरे क्षेत्र में आपको एक अलग कल्चर मिल जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में आपको पूरा एक सिरे से एक कल्चर देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण समृद्धता नहीं थी तो बार बार आक्रमण नहीं हुए, जिसके चलते यहाँ पर एक सा जीवन चल रहा था। बाहरी लोगों का आवागमन कम होने के कारण, आर्थिक समृद्धता न होने के कारण एक प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ, जिसने मराठों में मराठी मानुस यानी कि एक संस्कृति के सिद्धांत पर बल देने का काम किया। यहाँ पर दूसरा कारण आ जाता है महाराष्ट्र धर्म का प्रभाव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था। इस भक्ति आंदोलन का एक केंद्र पंढरपुर महाराष्ट्र भी था। यहाँ पर भगवान विट्ठल, जो कि भगवान विष्णु की एक अवतार थे, उनकी उनकी पूजा की जो परंपरा है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर जो तुकाराम है, नामदेव है, ज्ञानदेव हैं, ये प्रमुख संत के रूप में यहाँ पर उभर कर आते हैं। एकनाथ, रामदास, बामन पंडित जैसे संत हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर सूफी संत भी देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया हूँ, लेकिन सूफी संत भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर चोखा मेला का जो परिवार है, जो कि एक दलित और अछूत जाति से संबंध रखते थे, उनका परिवार भी यहाँ संत परंपरा में देखने को मिलता है। और ये संत किस बात पर बल दे रहे हैं? ये भक्ति पर तो बल दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये समानता पर बल दे रहे हैं, सामाजिक आडंबरों पर बल दे रहे हैं, धार्मिक आडंबरों पर बल दे रहे हैं, और ये ऊंच नीच सॉरी, मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। ये सामाजिक आडंबरों के खिलाफ है, ये धार्मिक आडंबरों के खिलाफ है, ऊंच नीच के खिलाफ है, ये समानता पर बल दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सभी एक समान देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र धर्म से संबंधित भक्ति संतों द्वारा मराठा समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर प्रहार किया गया तथा मराठा समाज में एकता लाने का प्रयास किया गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि शिवाजी की भूमिका क्या थी, क्योंकि शिवाजी के व्यक्तित्व का भी योगदान था। शिवाजी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही तोरण का किला जीत लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी। उस उम्र में भी एक किला जीत लेना ये बड़ी बात है। आजकल हम 16 साल की उम्र में तो लॉलीपॉप खाना नहीं छोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर शिवाजी की भूमिका देखते हैं। पहला, शिवाजी पर माता जीजाबाई और गुरु समर्थ रामदास के विचारों का प्रभाव था। जीजाबाई और गुरु रामदास के विचार क्या थे, ये जानते हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र था ये उत्तर में मुगलों से घिरा हुआ था, दक्षिण में ये गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, बरार जैसे मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। यानी कि ये तीन ओर से तो मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, और थोड़ी बहुत जो गुजरात राजस्थान के क्षेत्र थे, यहाँ पर के जो राजपूत थे उन पर भी मुगलों का प्रभाव था, और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो इनका ये मानना था कि इन मुस्लिम अत्याचारों के बीच में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इनके हिंदू राज्य की स्थापना में ये नहीं था कि हमारे राज्य में कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में कोई ईसाई या फिर कोई पोर्तुगीज या कोई पुर्तगाली नहीं होना चाहिए। इनका ये मतलब था कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर हिंदू स्वतंत्र रूप से रह सके, उसे किसी प्रकार का जजिया करना देना पड़े, और वो सुख शांति से अपने धर्म का पालन कर सके। यहाँ पर हिंदू राज्य की ये अवधारणा थी। इसे आप शिवाजी के हिंदू पदपातशाही की जो उनकी उपाधि है और जो हिंदू राज्य की उनकी अवधारणा है, उसमें हम आगे चलकर और बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शिवाजी ने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। शिवाजी ये जानते थे कि जो मराठा सरदार हैं, यहाँ पर ऐसा था कि उनके पिता एक बड़े जागीरदार टाइप के थे, तो उन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण के लिए, इनकी कहानी ये थी कि इनके पिता जो थे वो बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के लिए काम करते थे, है ना। तो वहाँ पर एक दूसरे सामंत के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, और एक दूसरी महिला से उन्होंने शादी कर ली थी।
जिसके चलते और मुस्लिमों के पास ये सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जीजाबाई तो खुद अपने बेटों को भी सिखा रही है कि हमें मुस्लिम राज्य के खिलाफ लड़ना है। यानी कि जीजाबाई मुस्लिम राज्यों का समर्थन कहीं ना कहीं नहीं कर रही हैं। ये देवगिरी की यादव वंश से संबंध रखती थी, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इन दो वजहों से वे अपने पति से अलग रहने लगी थी। लेकिन शाहजी ये जानते थे, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ये अपनी पत्नी और अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि बीजापुर और गोलकुंडा जिनकी वे सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वे उनके खिलाफ जाकर उनके परिवार को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यही कारण है कि बार बार जीजाबाई और शिवाजी का स्थान बदला जाता था, ताकि वे सुरक्षित रहें और मुगलों से और दक्षिण के राज्यों से उनकी सुरक्षा की जा सके। लेकिन जो प्रामाणिक बातें हैं वो ये है कि जीजाबाई अपने पति की इन दो हरकतों की वजह से रुष्ट थी। और फिर शाहजी भोसले ने उन्हें एक जागीर दे दी और फिर उस जागीर में भी रहने लगे। और साथ ही साथ शाहजी भोसले ने अपने एक मित्र दादा कोंडदेव, इनका नाम ही दादा कोंडदेव है, दादा कोंडदेव को भेजा ताकि वे इनकी हिफाजत कर सके, इनकी देखरेख कर सके और साथ ही साथ शिवाजी को शिक्षा प्रदान कर सके, क्योंकि समर्थ रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन जो दादाजी कोंडदेव थे वो उनके व्यक्तिगत गुरु थे, जो उनको युद्ध कौशल या फिर दूसरी दूसरी चीज़ें सिखाया करते थे। पुणे की जागीर उन्हें मिली हुई थी। तो जब वे बड़े हो गए तो उन्होंने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठे सरदार थे, सभी समान थे। अब सभी समान हैं, अब एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि पाँचों उंगली समान है, सभी का साइज एक सा है। अब कोई उंगली ये कहे कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो आप कैसे मानेंगे? क्योंकि पाँचों उंगली तो समान है, सभी के पास बराबर हाइट है, सभी के पास में बराबर शक्ति है, तो फिर पाँचों उंगली समान है तो कोई एक इम्पोर्टेंट कैसे हो जाएगी? ऐसे ही शिवाजी अचानक से उठकर ये कहे कि देखो सरदारों, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे सामने झुको, तो बोलेंगे अबे तू तो हमारे ही बराबर का है, तो हमारी बिरादरी का, हम तेरे सामने क्यों झुके, तुझे सैल्यूट कैसे करें? इसलिए उन्होंने प्रेम भाव के संबंध स्थापित किए। उन्होंने सिरके, मोरे, निम्बालकर जैसे जमींदार वर्गों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर मराठा क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यही कारण है कि जब उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव रखी या फिर जब वे विजयी अभियान में जाते थे तो ये उनके सहयोगी थे। शिवाजी की नीति की बात करें तो इनकी नीति भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छापामारी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये मलिक अंबर से सीखा था। मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का वित्त मंत्री हुआ करता था और सेनापति भी हुआ करता था। यह ध्यान में रखना, मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहते हैं, क्योंकि उसने जो प्रमुख वित्त व्यवस्था या फिर जो कर व्यवस्था सुधारी थी, उनका दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा महत्व था। तो टोडरमल से उन्होंने सीखा था। अब ऐसा नहीं कि टोडरमल के पास गए, बोले टोडरमल मुझे सिखा दो और उसने सिखा दिया, ऐसा नहीं था। टोडरमल से प्रभावित होकर उन्होंने छापामार या गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। छापामार या गुरिल्ला पद्धति क्या होती है? तो गुरिल्ला आप दोनों ही अर्थों से समझ लीजिए कि जब किसी के घर में रेड पड़ती है तो पुलिस क्या बता के आती है कि हेलो सर, मैं आपके घर में रेड मारने आ रहा हूँ, तैयार बैठना। नहीं, पुलिस अलग अलग तरीके से आती है। जैसे अभी छिंदवाड़ा में मतलब सॉरी, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर एक रेड पड़ी, एक छापा पड़ा। उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर एक अधिकारी के घर में छापा पड़ा और जो अधिकारी थे वो धार्मिक वाहनों में आए थे, यानी कि उनकी गाड़ी में भगवा लगे हुए थे और वो सिविल यूनिफॉर्म में ऐसे ही आ गए थे ताकि सामने वाले को शक ना हो। तो अचानक से धावा बोल देना ताकि सामने वाला अपनी तैयारी ना कर पाए और उसके जो भी माल है वो पकड़े जाएं, इसे छापा मार कहते हैं। गोरिल्ला भी अचानक से आक्रमण करता है। अगर आपका दुश्मन सामने से आ रहा है, मान लो 5,000 लोग सामने से आ रहे हैं और आप सिर्फ 1,000 लोग हैं, तो ये क्या करते थे कि सिर्फ 500 लोग सामने रहेंगे, बाकी अलग अलग बिखर जाएंगे और जैसे ही वे आएंगे सब एकदम से चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। इससे दो फायदे होते थे।
दुश्मन सेना को लगता था कि इनकी सेना बहुत बड़ी है, उनका मनोबल टूट जाता था। दूसरा, ये अलग-अलग क्षेत्रों से आने के कारण इनका नुकसान कम होता था और सामने वाले का नुकसान ज़्यादा होता था। तो इस चक्कर में छापामार युद्ध प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रभावी रही और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1761 14 जनवरी को ये हार जाते हैं अब्दाली से, वो उसका कारण भी यही था क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में युद्ध हुआ था और वहाँ पर ये छापामार प्रणाली अपना नहीं पाए थे। और अगर वे इस तरह की प्रणाली अपना लेते तो शायद वे अब्दाली को भी हरा देते। स्थानीय निम्न जाति के मराठे मावले कुणबी को सेना में भर्ती कर उन्होंने सहयोगी बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ पर के निम्न वर्ग के जो युवा थे वो बीजापुर, गोलकोंडा और मुगलों की सेनाओं में काम करते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी सेना संगठित की। और ये सेना किनकी थी? मावले और कुणबी की। ये निम्न जाति के माने जाते थे। दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली व किले के महत्व को भी इन्होंने समझा। इनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत बेहतर तरीके की थी। इनके गुप्तचर इस समय पर सबसे अच्छे माने जाते थे और अवकेरे ने शिवाजी की गुप्तचर प्रणाली की प्रशंसा की है। अगर दूसरे राज्य के गुप्तचर को ये खरीद सकते थे, लेकिन इनके गुप्तचर इतने ज़्यादा बेहतर होते थे कि उन्हें सामने वाला खरीद भी नहीं पाता था, क्योंकि शिवाजी बहुत एक अच्छे मतलब कि इतने इंटेलिजेंट टाइप के इंसान थे कि अगर किसी राज्य का गुप्तचर मिला, उससे पूछे भाई तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? उसने बोला मुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। शिवाजी ने कहा मैं तुझे 4 लाख रुपए देता हूँ, बता क्या षड्यंत्र चल रहा है। वो बता देता था। और ये अपने गुप्तचरों को भी सबसे ज़्यादा, इनके जितने भी अधिकारी होते थे उनमें सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो देते थे वो गुप्तचरों को ही देते थे, क्योंकि गुप्तचर रीढ़ होते हैं किसी भी सिस्टम की। अगर आपके एजेंट ने सीक्रेट उगल दिया आपके, तो आपका तो कल्याण ही हो जाना है। दोस्तों, राज्य निर्माण के बाद शिवाजी के पास में, मतलब मराठा साम्राज्य की स्थापना के बाद शिवाजी के पास तकरीबन 250 किले थे। कितने? 250 किले थे, जिनमें 111 किले शिवाजी ने खुद बनवाए थे, बाकी किले उन्होंने जीते थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व इनके लिए किलों का था, क्योंकि ऊंचे किलों को भेद पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ये शिवाजी समझ चुके थे। तो यहाँ पर हमने ये उदय के कारण समझे, कैसे भौगोलिक कारण, इनकी छापामार युद्ध प्रणाली, इनके माता और इनके गुरु का प्रभाव, साथ ही साथ इनके वैवाहिक संबंध स्थापित करना, बहुत सारे इनके उदय के कारण हमने समझे। अब हम यहाँ पर से शिवाजी के बारे में समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये जो कंटेंट मैंने बनाया ना, वो मैंने 3-4 घंटे पढ़ के बनाया, मतलब किताबें पढ़ा, उसके बाद में फिर नोट्स बनाया। तो अब आप ये समझो कि 30 मिनट में या 20 मिनट में पूरी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ या फिर पूरी चीज़ें पढ़ दूँ, तो फिर उस पर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बस आप ध्यान से सुनते जाइए और देखते जाइए। शिवाजी 1627 से 1680 तक इनका जीवन काल रहता है। 1674 में ये राज्याभिषेक करवाते हैं अपना, लेकिन उससे पहले ही ये बहुत कुछ कर चुके होते हैं। इनके जन्म की बात करें तो कुछ तिथियां बताती हैं कि 30 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे शाहजी भोसले। इनके पिता के जो इनके दादाजी नाम था, इनके दादाजी का नाम था मालोजी भोसले। ध्यान में रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दादा कोंडदेव को ही इनका दादा समझ लेते हैं, जबकि वो इनके आध्यात्मिक, वो इनके गुरु थे, टीचर थे, प्रशिक्षक थे इनके और संरक्षक भी थे इनके, और वो शाहजी भोसले के मित्र थे। जबकि इनके दादाजी का नाम था मालोजी भोसले, इनकी माता का नाम था जीजाबाई, इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और शिवाजी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे समर्थ रामदास, और इन्होंने दासबोध और आनंद भुवन जैसे ग्रंथ लिखे हैं। साथ ही साथ इनके जो संरक्षक या गुरु थे वो थे दादा कोंडदेव। दोस्तों, कहते हैं कि दादा कोंडदेव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। यही कारण है कि जब 1647 में इनकी मृत्यु होती है तो शिवाजी और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। हालांकि जो दादाजी कोंडदेव थे वो उन्हें प्रशिक्षण ही इसलिए कर रहे थे ताकि वो एक योद्धा बन जाए,
लेकिन जब शिवाजी ने 16 साल की उम्र में ही एक किला जीत लिया तो उन्होंने बोला भैया रुक जा यार, तो अभी बच्चा है। तो शिवाजी बोले कि नहीं, मैं समझदार हो गया हूँ और मैं सब कर सकता हूँ। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था प्रशिक्षण में। इन्होंने भेष बदलना, किस तरह से किले से निकलते हैं, किस तरह से सेना संगठित करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव शिवाजी पर देखने को मिलता है। शाहजी की दूसरी पत्नी तुकोजी बाई मोहिते से विवाह उन्होंने कर लिया था, जिनसे उनका एक पुत्र व्यंकोजी था। दूसरे विवाह व मुस्लिम राज्य की सेवा के चलते जीजाबाई अपने पति शाहजी से अलग रहने लगी थी। शाहजी ने जीजाबाई व शिवाजी के भरण पोषण के लिए पूना की जागीर दे दी। वह शिवाजी के प्रशिक्षण के लिए अपने मित्र दादा कोंडदेव को भेजा। अब इसके बाद में हम शिवाजी के विवाह देखते हैं, क्योंकि हमने ये समझा कि शिवाजी ने अपने राज्य विस्तार में वैवाहिक संबंधों को भी प्रमुखता दी। हम इतिहास में भी देखते हैं कि बिंबिसार ने भी विवाहों को प्रमुखता दी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी विवाहों को प्रमुखता दी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का शासक है, उसने विवाहों को प्रमुखता दी थी। और बहुत सारे ऐसे हमें शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने दुश्मन राज्य या फिर अपने से शक्तिशाली राज्यों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके चलते उन क्षेत्रों से उन्हें किसी भी प्रकार की खतरा या चुनौती उन्हें नहीं मिली। शिवाजी के विवाह संबंधों में उनका बचपन में 1640 में उनका विवाह होता है साईबाई निम्बालकर से। साईबाई निम्बालकर के ही पुत्र थे संभाजी महाराज। फिर उनका जो दूसरा विवाह होता है वो होता है शौर्याबाई से, जो इनकी राजमहिषी यानी कि इनकी महारानी होती है, पटरानी होती है इनकी। जब ये राज्याभिषेक अपना करवाते हैं 1674 में, तो ये शौर्याबाई को महारानी घोषित करते हैं। इनके साथ इनका पुत्र था राजा राम। और पुतलीबाई 1680 में शिवाजी के साथ ये सती हो जाती हैं। 1680 में जब शिवाजी का देहांत हो जाता है तो ये शिवाजी के साथ ही सती हो जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि कुछ इतिहासकार से ये मतलब होता है कि वो फैक्ट जो हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा सहमति उनमें नहीं है। कुछ मानते हैं कि इनकी 7 रानियां थी, जिनमें से ये 3 प्रमुख थी, और जो सबसे नई थी वो थी शौर्याबाई, और इन्होंने क्या घोषित किया था, महारानी घोषित किया था। 1643 में शिवाजी ने 16 साल की उम्र में सिंहगढ़, जो कि बीजापुर राज्य के अंतर्गत था, इस किले को इन्होंने जीत लिया था। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इनके पिता बीजापुर के अंतर्गत काम कर रहे हैं और इनका बेटा बीजापुर को ही जीतने में लगा हुआ है। यानी कि पिता जिस बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बेटा उसी बैंक में डाका डाल रहे हैं। तो यहाँ पर संभाजी की भी भाई अच्छे से खातिरदारी हो जाती थी कि अपने बेटे को समझाओ ऐसा वैसा। लेकिन कुल मिलाकर शाहजी भोसले शिवाजी को इसीलिए तो तैयार कर रहे थे ताकि वो एक वीर योद्धा बना सके। इसलिए तो उन्होंने दादाजी कोंडदेव को प्रशिक्षण के लिए भेजा था। अगर वे शिवाजी को सिंपल इंसान बनाना चाहते तो किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए दादाजी कोंडदेव को भेजा। इसका ही मतलब है कि संभाजी खुद चाहते थे कि शिवाजी ऐसे बने। फिर भी थोड़ा बहुत दबाव हुआ, जिसके कारण बाद में शिवाजी को पुरंदर का किला भी लौटाना पड़ता है उनके पिता के दबाव में। हालांकि उनके पिता की मृत्यु के बाद वे और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। 1648 ईस्वी में, 1647 मैंने पहले कह दिया था, 1648 ईस्वी में कोंडदेव, जो दादाजी कोंडदेव होते हैं, उनकी मृत्यु तक शिवाजी द्वारा चाकन, बरमपति, सूपा, पुरंदर, तोरण जैसे किले जीते जा चुके थे। सोचिए 16-17 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या कर दिया था। 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला मराठा सरदार नीलोजी नीलकंठ से जीता था, और उस समय पर मराठा क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में से एक था पुरंदर का किला, जिसे अवैध माना जाता था। अभेद यानी कि जिसे जीता न जा सके, उस किले को इन्होंने जीत लिया था। 1656 ईस्वी में जवाली का किला चंद्रराव मोरे से जीता। यह एक मजबूत किला था और इसमें बड़ी मात्रा में खजाना भी था।
इस विजय से शिवाजी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और उन्हें जावली का अविजित योद्धा कहा जाने लगा, क्योंकि जावली का किला महाराष्ट्र क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली किला था और इस किले को जीत लेना शिवाजी की सबसे बड़ी सफलता थी और इस सफलता के चलते वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। और इस समय पर औरंगज़ेब जो था वो दक्षिण का सूबेदार था, क्योंकि उनके पिता जो शाहजहाँ थे वो शासन कर रहे थे, 1658 तक वो शासन करते हैं। इस किले में बड़ी मात्रा में उन्हें खजाना मिला और इस खजाने के साथ उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की नींव डालनी शुरू कर दी। 1656 में शिवाजी रायगढ़ का किला जीतते हैं और रायगढ़ को ही वे अपनी राजधानी बनाते हैं। शिवाजी के अधिकांश क्षेत्र बीजापुर राज्य से जीते। 1657 ईस्वी में शिवाजी और बीजापुर ने मिलकर औरंगजेब के अधीन मुगल सेना पर आक्रमण किया। यहीं पर पहली बार मराठों का मुगलों से जुन्नर में मुठभेड़ था। कहते हैं कि यहाँ पर दो थ्योरी चलती है। पहली थ्योरी में ये कहते हैं कि शाहजी भोसले पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने शिवाजी से बात की और शिवाजी ने पुरंदर का किला बीजापुर को वापस कर दिया और ये कहा कि वो अब बीजापुर की तरफ से मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। दूसरी थ्योरी ये चलती है कि दक्षिण भारत के दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब तीसरा राज्य मुगल बीच में इन पर आक्रमण करने आया तो ये दोनों एकत्रित हो गए, क्योंकि इनका संयुक्त दुश्मन बन गए मुगल और दोनों ने मिलकर मुगलों से मुठभेड़ की और यहाँ पर इन्होंने और जो बीजापुर राज्य और शिवाजी ने मिलकर औरंगजेब के अधीन मुगल सेना पर आक्रमण किया और यहीं पर 1657 में ही पहली बार शिवाजी मुगलों से जुन्नर में मुठभेड़ करते हैं और यहाँ पर मुगलों और मराठों का पहला संघर्ष देखने को मिलता है। शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर ने 1659 में अफजल खां को भेजा। अफजल खां की कहानी कुछ अलग थी। अफजल खां जो अहमद बीजापुर के आदिल शाह थे, इनका एक योग्य सेनापति था। ये मारने के अलग अलग तरीके अपनाता था। एक तो ये इतना भारी भरकम इंसान था कि अगर किसी घोड़े पर बैठता था तो वो चल नहीं पाता था बेचारा। अच्छा हट्टा कट्टा था, खली जैसा लंबा था, मोटा ताजा था। किसी को मारने के लिए हथियार के बजाय उसे अपने से गले मिलाता था और जिस तरह से सांप लपटता है उसी तरह से पूरी तरह से चूर चूर उसकी हड्डी कर देता था और बिना हथियार के कुछ के वो व्यक्ति वहीं ढेर हो जाता था। तो यहाँ पर अफजल खां को अहमद नगर ने भेजा और भेजने के पीछे वजह ये थी कि 1658 में शाहजहाँ को हटाकर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष में औरंगजेब उलझ जाता है और दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं करता। अब यहाँ पर बीजापुर ये सोचता है कि अभी समय है, अगर हम शिवाजी को हरा देते हैं और मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो एक तो क्षेत्र विस्तार भी होगा और दूसरी जो बेवजह की चुनौती ये शिवाजी भाई साहब हमें देते रहते हैं वो चुनौती भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बीजापुर ने 1659 में अफजल खां को औरंगजेब के खिलाफ भेजा। अफजल खां ने सोचा कि क्यों ना इनको थोड़े अलग तरीके से मारा जाए, तो उन्होंने कृष्णाजी भास्कर नाम के एक दूत को शिवाजी के पास भेजा। कृष्णाजी भास्कर को इसलिए भेजा ताकि शिवाजी को अच्छे से विश्वास हो, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण व्यक्ति को भेजा। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति को भेजते तो शायद भरोसा नहीं होता, उसको ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने भेजा, कृष्णाजी भास्कर गए। अब कृष्णाजी भास्कर ने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन शिवाजी बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म का वास्ता देकर, मित्रता का वास्ता देकर पूछ लिया और कृष्णजी भास्कर ने ये कहा कि मैं ज़्यादा कुछ तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप सावधान रहिएगा, आपको कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही बोला था और शिवाजी समझ गए थे। हालांकि अफजल खां कितना गधा इंसान है या फिर कितना उल्लू है ये सब कोई जानता था कि वो किस तरह से लोगों को मारता है गले मिलकर या फिर किस हद तक वो जा सकता है। तो यहाँ पर ये मिलने वाले थे।
और साथ ही साथ अफ़ज़ल खां से पहले से ही इनकी पारिवारिक दुश्मनी थी। एक तो अफ़ज़ल खां और शिवाजी के पिता शहाजी भोसले दोनों एक ही राजा के यहाँ पर काम करते थे। तो शिवाजी कुछ भी हरकत करते थे तो सीधे शहाजी भोसले पर दबाव पड़ता था। दबाव देने वालों में अफ़ज़ल खां भी प्रमुख व्यक्ति होता था और शहाजी भोसले के एक भाई की हत्या करने के पीछे भी अफ़ज़ल खां का हाथ था। तो यहाँ पर थोड़ा-सा फैमिली सेंटिमेंट भी शिवाजी के लिए जुड़ गया था। तो अब ये दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं अब वो इस पेज में देखेंगे। तो जो अफ़ज़ल खां होता है वो अफ़ज़ल खां कहता है कि घोड़े से उतरे बिना ही मैं शिवाजी को पकड़ लूँगा। ये तो एक चूहा है मेरे लिए, उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि शिवाजी को चूहा कौन कहता है? अफ़ज़ल खां। ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। शिवाजी को चूहा कहते हैं अफ़ज़ल खां और शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता है औरंगज़ेब। और घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को पकड़ लूँगा, ये फेमस कोटेशन भी अफ़ज़ल खां का है। अब ये दोनों मिलते हैं प्रतापगढ़ नामक स्थान पर, दोनों की भेंट होती है। झाड़ियों में शिवाजी अपनी सेनाओं को छिपा लेते हैं और दो चार इनके जो विश्वासी पात्र लोग होते हैं उनके साथ में ये मिलते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि अफ़ज़ल खां को भाई साहब डोली में उठाकर लाया जाता है। भारी भरकम इंसान था, पैदल नहीं चल सकता था किला उतने ऊपर। शिवाजी पहले से ही ढाल वगैरह पहन के रख लेते हैं, बागनक हाथ में छिपा लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं और कपड़े पहन लेते हैं ताकि कुछ भी शक ना हो। क्योंकि हथियार लेकर दोनों नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये संधि का काम यहाँ पर हो रहा था, युद्ध तो हो नहीं रहा था जो हथियार लेकर जाएं। अब यहाँ पर ये होता है कि दोनों की बातचीत होती है और अफ़ज़ल खां कहता है कि चलो दोनों गले मिलते हैं। अब दोनों गले मिलते हैं तो एक तो कुचलने का प्रयास करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो चाकू निकाल कर मारने का प्रयास करता है शिवाजी की पीठ में, लेकिन वो पहने होते हैं ढाल कवच टाइप के, तो शिवाजी को असर नहीं होता। उसी वक्त शिवाजी अपने बागनक से अफ़ज़ल खां का पेट पूरा फाड़ देते हैं, अल्टरिया पूरी बाहर आ जाती है। उसके सैनिक जो दो चार उसके साथ में आए थे, उसके विश्वास पात्री यहीं उनको ढेर कर देते हैं। ऊपर से इशारा मिलता है, नीचे झाड़ियों में छिपी जो उनकी सेनाएं होती है, अफ़ज़ल खां की खड़ी सेनाओं को वहीं के वहीं खड़ा कर देती है। इस तरह से अफ़ज़ल खां का कांड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही यहाँ पर आप ये देखिए कि राजपूत सिद्धांत क्या चलते हैं। राजपूत सिद्धांत कहते हैं कि हम दुश्मनों को अपने धोखे से नहीं मारेंगे, पीठ पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर शिवाजी उन सिद्धांतों पर चलते तो शायद मराठा साम्राज्य ज़्यादा नहीं चल पाता, क्योंकि एक तो वो आगे जाकर वो औरंगज़ेब के पास में टोकरियों में छिप कर रहते हैं, फिर 2-3 साल तक बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। जब जयपुर का जो मिर्ज़ा जयसिंह आक्रमण करता है तो संधि कर लेते हैं, झुक जाते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी की मेंटेलिटी का ये पता लगता है कि वो कितने महान थे, परिस्थितियों के हिसाब से चलना उन्हें आता था। यहाँ पर अफ़ज़ल खां जब षड्यंत्र कर रहा था तो उसके खिलाफ उसका ही षड्यंत्र चलता। अगर वो सीधे युद्ध करते तो शायद शिवाजी हार जाते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया। औरंगज़ेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां को शुरुआत में कुछ सफलता मिली एवं उसने शिवाजी से पूना व आसपास के क्षेत्र छीन लिए। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मध्य रात्रि में पूना के लाल महल में सो रहे शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। चूँकि वो बचपन से ही पुणे की जागीर में रह रहे थे, उनके पिता ने उन्हें पूना की जागीर दी थी, मैंने बताया था आपको। औरंगज़ेब ने आक्रमण करके उनसे ये छीन लिया था। अब शाइस्ता खान ने जब 1660 के आसपास आक्रमण किया था तो उनने पूना की जागीर, पूना का किला छीन लिया था और वो वहीं रहने लगा था। तो जब यहाँ पर 3 साल तक शिवाजी ने इंतज़ार किया, शाइस्ता खां को छोटी मोटी जीत दी, मतलब कि थोड़ा षड्यंत्र टाइप में, और ताकि शाइस्ता खां को ये लगने लगा कि शिवाजी मेरे सामने कुछ नहीं है। दूसरा राजा होता तो पहली जीत में पूरी सेना लेकर पहुंच जाता शाइस्ता खां के सामने। शाइस्ता खां कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, औरंगज़ेब का मामा था और दक्षिण का सूबेदार था और एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। अगर सीधे तौर पर शिवाजी आक्रमण करते तो भले ही वो छापामार युद्ध प्रणाली भी अपना लेते, शिवाजी हार जाते। उन्होंने 3 सालों तक इंतज़ार किया।
1663 में जब ये भाई साहब शिवाजी के ही पुणे के किले में सो रहे थे। शिवाजी उस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। अब आप ही सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसके कोने कोने से वाकिफ हैं। अब कोई व्यक्ति आपको निकाल दे और आपको उसी घर में घुसना हो तो आप तो आसानी से घुस जाएंगे, आपको पता होगा कि कौन से छेद से घुसना है। तो यहाँ पर शाइस्ता खां पर मध्य रात्रि पर, जब शाइस्ता खां को लगा नहीं था कि आक्रमण अब होगा, सो रहा था दारू पी के ढांस करके, तो यहाँ पर शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में शाइस्ता खां की उंगली कट गई और उसका बेटा भी कट गया। शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां मारा गया। शाइस्ता खां अपनी कटी उंगलियों के साथ जान बचाकर भागा। औरंगजेब यहाँ पर बहुत नाराज हुआ और अपने मामा की बची कुची जान बचाने के लिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया बंगाल और शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जो नोट्स में नहीं लिखी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको पीडीएफ में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने जब किताबें पढ़ी तो जो चीज़ें दिमाग में प्रायोरिटी में थी कि इतनी चीज़ें लिखनी है वो नोट्स में लिख ली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बाद में आपके दिमाग में आती है, जब वीडियो में कंटेंट देखकर जब बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें किताबों की याद आती है, तो तुरंत उनको भी साथ में बोलते जाते हैं। अब ऐसी चीज़ों को आपको अलग से नोट डाउन करना है ताकि आपके पास में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहे। वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी गाइड हो, कोई भी मटेरियल हो, वो सोचते हैं कि इतना मटेरियल मिल गया, ये सफिशिएंट है, इतना रट लेंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा, जबकि उसके अलावा भी अपने व्यक्तिगत प्रयास मायने रखते हैं। ठीक है, अब शिवाजी को ही देख लीजिए, वो चाहते तो अपने पिता द्वारा दी गई पुणे की जागीर में ही खुश रहते और फिर बाद में बोलते पिताजी मुझे हिस्सा चाहिए, उधर भी आपके पास में बहुत कुछ है और वो दूसरी मम्मी और जो पिनकोजी है उसको कुछ मत देना, पूरा मुझे दे देना। लेकिन शिवाजी ने कहा नहीं, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र खुद खड़े करूंगा। इससे प्रेरणा लीजिए। आपको कहीं से भी कोई भी स्टडी मटेरियल मिले, उससे लास्ट या फिर उसे अंतिम मत मानिए, उसे पढ़ने के बाद भी खोजते रहिए और नई नई चीज़ों को समझते रहिए। इससे ना केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ साथ आप समझदार भी बनेंगे, आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे। 1664 में शिवाजी मुगलों के व्यापारिक क्षेत्र सूरत को पहली बार लूटते हैं और लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। मुगल अधिकारी इस समय पर यहाँ का इनायत खान था, वह भाग जाता है। उन्हें इस क्षेत्र से ही इतने ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है कि वे यूरोपीय बस्तियों की तरफ नहीं बढ़ते हैं। और यहीं पर से एक छोटी सी किंवदंती या फिर कहानी टाइप की चलती है जो शिवाजी के व्यक्तित्व को बताती है कि वे कितने बेहतरीन इंसान रहे होंगे। उनके जो सैनिक होते हैं वो एक खूबसूरत सी मुस्लिम महिला को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि लीजिए आपके लिए ये नजराना पेश है, मजे कीजिए। मतलब कहने का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर शिवाजी उन्हें फटकार लगाते हैं कि तुमने ये क्या किया, और वे उस महिला से कहते हैं कि काश मेरी माँ भी आपकी जितनी खूबसूरत होती तो मैं भी बेहद खूबसूरत होता। यानी कि उन्होंने उस महिला को, जिस महिला को उनके साथ सोने के लिए या फिर उनके मनोरंजन के लिए लाया गया है, उस महिला की तुलना उन्होंने सीधे तौर पर अपनी माँ से कर दी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सेना से ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की महिला, बूढ़े बुजुर्गों या फिर बच्चों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये सिद्धांत उनके थे और इन सिद्धांतों के चलते वे भारतीय इतिहास के महान राजाओं की सूची में गिने जाते हैं। शिवाजी के आक्रमण के समय सूरत का ब्रिटिश गवर्नर हेनरी ऑक्सीडेंट था। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सूरत न केवल मुगलों का व्यापारिक केंद्र था बल्कि यूरोपीय कंपनियों का भी व्यापारिक केंद्र था। पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्र वहाँ पर थे। और उस समय पर अंग्रेज गवर्नर कौन था? हेनरी ऑक्सीडेंट। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध अपने मुंसबदार जयपुर के जो राजा थे, राजा जय सिंह,
सवाई राजा जो मिर्जा राजा हैं जय सिंह प्रथम, उन्हें भेजा। जय सिंह प्रथम जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली मनसबदार थे इस समय पर, और मुगल प्रशासन में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी थी। तो जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि हम शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। यहाँ पर चित्र में एक गोला दिखता होगा, हालांकि ये गोले के नाम पर कलंक है, लेकिन समझ जाइए कि चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि शिवाजी निकल कर जाएंगे कहाँ। शिवाजी यहाँ पर चतुर निकले। उन्होंने सोचा कि कोई मतलब नहीं युद्ध करने से, अभी अभी तो हमारा साम्राज्य, मतलब कि अभी अभी तो गांव बस रहा है, गांव बसने से पहले ही उजाड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा जय सिंह के पास, और जय सिंह ने इस संधि के प्रस्ताव को मान लिया। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। अब इस संधि के क्या क्या प्रयास थे और क्या क्या शर्तें थी ये देखते हैं। पहली शर्त इसमें थे कि शिवाजी ने जो मुगलों से 35 किले जीते हैं, उनमें से 23 किले जिनकी आयत तकरीबन 4 लाख हुण थी, 4 लाख हुण थी, हुण इनकी मुद्रा थी, 4 लाख हुण थी वार्षिक आय, वो किले वो मुगलों को वापस दे देंगे। साथ ही साथ 1 लाख आय के जो किले हैं वो उन्हें मिलते रहे, उनके पास रहेंगे। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और संभाजी को 5000 जात का मनसबदार बनाया। जो मिर्जा जयसिंह थे वो 7000 पद के मनसबदार थे और संभाजी को 5000 जात का मनसबदार बनाया गया। तीसरी शर्त ये थी कि अब मुगलों ने तो उनके क्षेत्र ले लिए हैं शिवाजी से, तो अब शिवाजी के पास बचा क्या। तो शिवाजी को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर मुगलों ने ये कहा था कि जब शिवाजी दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर पर आक्रमण करने जाएंगे तो मुगल सेना उनका सहयोग करेगी और शिवाजी को क्षेत्र जीतने में मदद करेगी। अब यहाँ पर जो शिवाजी होते हैं वो संधि को मान लेते हैं। ये संधि कब हुई? 1665 में। अब 1665 में अब कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि जय सिंह के कहने पर ही या फिर इस संधि में ही एक प्रावधान था कि अगले साल 1666 में शिवाजी आगरा जाएंगे औरंगजेब से मिलने के लिए। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसी संधि की तीसरी शर्त, जिसमें ये कहा गया कि दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के लिए शिवाजी मुगल सेना की सहायता लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर होता यह है कि शिवाजी जो दक्षिण के सूबेदार हैं उनसे ये कहते हैं कि भाई साहब अब हमें दक्षिण भारत में जीतने जाना है, चलो हमारे साथ। तो दक्षिण भारत का जो सूबेदार होता है वो आनाकानी कर लेता है, भाई कल चल लेंगे, भाई मेरी तबीयत ख़राब है, हमारी सेना में वैसा वैसा है। वो उसको लेके भाग गया, वो उसके साथ व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आनाकानी करते हैं और 1-1.5 साल हो जाते हैं। अब यहाँ पर शिवाजी जाते हैं जय सिंह के पास कि भाई साहब आप मध्यस्थ थे संधि में, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है और ये सूबेदार सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो जय सिंह कहते हैं कि भाई साहब संधि हुई थी औरंगज़ेब के साथ, क्यों ना तुम सीधे औरंगज़ेब से मिलने चले जाओ और उनसे ही जाके बात करो। इससे पहले जो शिवाजी को राजा की उपाधि मिली थी वो औरंगज़ेब के पुत्र मुअज़्ज़म के कहने पर औरंगज़ेब ने राजा की उपाधि दी थी। कब? इस पुरंदर की संधि के बाद। जब पुरंदर की संधि की तीसरी शर्त का पालन नहीं होता है तो शिवाजी उस संधि का पालन करवाने के लिए जय सिंह की सलाह पर औरंगज़ेब से मिलने के लिए आगरा जाते हैं। जब उन्हें दरबार में बुलाया जाता है तो उन्हें 5000 की मनसब में खड़ा किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि शिवाजी तो मनसबदार थे ही नहीं, शिवाजी को पराजित नहीं किया गया था, शिवाजी के साथ संधि की गई थी, यानी कि बराबरी का रिश्ता था। शिवाजी स्वतंत्र शासक थे, उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया था, उन्हें नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शासक थे, जैसे आप देख सकते हैं एक राजा थे जसवंत सिंह करके, एक राजा थे गुजरात के राजस्थान क्षेत्र के जसवंत सिंह नाम के राजा
जिन्हें शिवाजी पराजित कर चुके थे, वो 7,000 के मनसबदार थे। यानी कि जिन्हें वो चटाचट मार चुके हैं, उनको तो तुम भाई सोने की कुर्सी में बिठाल रहे हो और हमें तुम लोहा लंकड़ की कुर्सी में बिठाल रहे हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मनसबदार थे ही नहीं और उन्हें मनसबदार की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। कपड़े भी उन्हें बहुत अपमानजनक टाइप के पहनने को दिए गए थे, वो ढंग के कपड़े नहीं दिए गए थे। इससे शिवाजी नाराज़ हो गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने औरंगज़ेब को खूब खरी खोटी सुनाई और कुछ मानते हैं कि गुस्से में आग बबूला होकर बिना कुछ बोले ही चले गए। औरंगज़ेब ने यहाँ पर अपना अपमान समझा, क्योंकि भाई साहब वो बोलना शुरू करने ही वाला था और शिवाजी थे चले गए। यहाँ पर जो जय सिंह थे, उनके पुत्र थे, उनके द्वारा शिवाजी को मनाने के लिए औरंगज़ेब ने भेजा। लेकिन अगर आपका अपमान हुआ है, आपका ईगो हर्ट हुआ है और आप कोई छोटे मोटे इंसान हो नहीं हो, आप मुग़लों के बाद में दूसरे बड़े साम्राज्य के संस्थापक हो और आपकी इतनी बड़ी किसी ने बेइज्जती की, आप क्यों मानोगे? शिवाजी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो औरंगज़ेब होता है वो उन्हें आगरा के किले में कैद कर लेता है। आगरा में जो जय सिंह का महल था उसमें नज़रबंद कर लेते हैं। उन्हें किसी जेल में नहीं डाला जाता है, उन्हें एक किले में नज़रबंद किया जाता है, यानी कि वो किले से बाहर नहीं निकल सकते। बाकी अंदर वो एक राजा जैसा जीवन ही जी रहे होंगे। यहाँ पर जो जय सिंह था उनका महल कहाँ पर? आगरा में था। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर शिवाजी अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शिवाजी को जहर देकर मारने का षड्यंत्र औरंगज़ेब रच रहा था। तो यहाँ पर शिवाजी का भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो शिवाजी अपने स्थान पर हीरोजी नाम के अपने एक सहयोगी को बैठाकर फलों की टोकरी में छिपकर आगरा से फरार हो जाते हैं। वो फरार हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये देख सकते हैं कि जब आगरा से वो भागते हैं तो आप कभी भी मैप में देखना, आगरा से जब कोई भागना चाहेगा तो किधर से दक्षिण भारत जाएगा? देखो, राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्र होते हुए वो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शिवाजी कहाँ से गए? शिवाजी इधर मथुरा होते हुए, इधर बुंदेलखंड होते हुए, इधर से पूरा घूम कर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि सीमाओं पर पहले ही औरंगज़ेब की सेना बैठी होगी। लेकिन वो उस रास्ते से गए जिस रास्ते से औरंगज़ेब की सेना सोच ही नहीं सकती थी। अब कुछ समय तक तो वो 2-3 साल तक तो वो बिल्कुल शांत बैठते हैं, अपनी सैन्य व्यवस्था मजबूत करते हैं, नए किले बनवाते हैं। औरंगज़ेब को भी लगता है कि नहीं यार, भाई साहब ये कुछ नहीं कर रहे हैं। 1670 में अचानक से शिवाजी सूरत में दूसरी बार लूट करते हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पर से लूटते हैं। उस समय पर ये 1 करोड़ रुपए आज के समय की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। 1674 ईस्वी में शिवाजी के सेना नायक तानाजी मालसुरे, चूँकि जो 35 में से 23 किले लिए गए थे उनमें से एक किला था कोंढाना। पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंपा गया कोंढाना का किला जीतते हैं। इस अभियान में तानाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी ने तानाजी की मृत्यु पर कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी कि गढ़ किला तो हमने जीत लिया लेकिन हमारा सिर चला गया। इन्हीं की याद में इस कोंढाने के किले का नाम बदलकर कोंढाना का नाम बदलकर उन्होंने सिंहगढ़ कर दिया, तानाजी मालसुरे के याद में। तानाजी मालसुरे की बायोपिक या फिर इनके जीवन को समझने के लिए आप अजय देवगन की तानाजी मूवी भी देख सकते हैं, जहाँ पर से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब इसके बाद में देखिए 1672 में औरंगज़ेब ने शिवाजी के विरुद्ध दिलेर खां को भेजा। 1672 में औरंगज़ेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा? दिलेर खां को भेजा, जिसका सहायक था बहादुर खां। शिवाजी ने सालेर के युद्ध में 1672 में दोनों को चटनी चढ़ा दी, बहादुर शाह और उनका बड़ा भैया दिलेर खां, यानी कि सेनापति और सहायक सेनापति दोनों निपट गए। जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण गंगा भट्ट की सहायता से कराया।
चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो क्षेत्रीय ब्राह्मण थे वो इनका राज्याभिषेक नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वे इन्हें निम्न जाति का मानते थे। इसलिए इन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक गंगाधर पंडित को बुलाया, जो कि गंगाभट्ट ब्राह्मण जो थे वो काशी के थे। उनकी सहायता से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया। दक्षिण भारत की इनकी राजधानी क्या है? जिंजी है। दोस्तों, यहाँ पर राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति यानी कि राजा हैंदव धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक, क्षत्रिय कुलवतमाशा यानी कि क्षत्रिय कुल का आभूषण, कहते हैं कि ये उपाधि इन्हें गंगाधर भट्ट ने दिलवाई, क्योंकि ये क्षत्रिय जन्मजात क्षत्रिय नहीं थे ऐसा माना जाता है। तो इस राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया और साथ ही साथ अपनी माता और अपने गुरु के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक हिंदू पद पातशाही चलाया और हिंदू धर्म का उद्धारक नाम की अपनी उपाधि धारण की। शौर्याबाई से इन्होंने फिर से शादी की, पुनः विवाह किया और शौर्याबाई को इन्होंने अपनी पटरानी यानी कि मुख्य रानी घोषित किया। इस अवसर पर शिवाजी ने तुलादान करवाया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसी अवसर पर उन्होंने राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी कि भविष्य का राजा वो होंगे। शिवाजी ने सोने का सिक्का हुण चलाया। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर मराठों के इतिहास में हम ऐसी चीज़ों को मिस कर जाते हैं कि उनका कुछ सिक्का भी था, उनका कुछ साहित्य भी था। तो यहाँ पर शिवाजी ने सोने का सिक्का हुण चलाया, साथ ही साथ चांदी का सिक्का सेवराई भी इन्होंने जारी किया। राज्याभिषेक के पश्चात जीजाबाई की मृत्यु, अतः जब राज्याभिषेक के बाद इनकी माता की कुछ दिनों में तकरीबन 10 दिनों बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो एक कांची कर्नाटक के ब्राह्मण होते हैं निश्चलपुरी गोस्वामी, वो कहते हैं कि आपका जब राज्याभिषेक हुआ था तो आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे, लेकिन जो आपके साथ होने वाला था ईश्वरीय इच्छा या फिर ईश्वर के आशीर्वाद से वो आपकी माँ के ऊपर हो गया, यानी कि मृत्यु आपकी हो सकती थी लेकिन आपकी माँ की हो गई। तो अब यहाँ पर आप तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाइए। तो अक्टूबर 1674 में, जून में इनका होता है राज्याभिषेक। अब 1674 अक्टूबर में ही शिवाजी तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी, जो कि कांची कर्नाटक के विद्वान थे और प्रसिद्ध ब्राह्मण भी थे, इनसे पुनः राज्याभिषेक करवाते हैं। शिवाजी ने गोलकुंडा के 2 प्रमुख अधिकारी, बाद में ये क्या करते हैं जब इनका राज्याभिषेक हो जाता है, गोलकुंडा के 2 मुख्य अधिकारी, गोलकुंडा का राजा ऐसे ही लिंचपुंज टाइप का था, बहुत कमज़ोर था और शासन की असली बागडोर थी 2 हिंदू अधिकारियों के पास में, मदन्ना और अकन्ना। इनके साथ में गुप्त संधि करते हैं शिवाजी और इनकी सहायता से गोलकुंडा की सैन्य शक्ति का उपयोग कर पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्रों को जीतते हैं। कुछ क्षेत्र ये गोलकुंडा को दे देते हैं और कुछ क्षेत्र इनके पास आते हैं। कौन कौन से? जिंजी, बेल्लोर, मदुरै आदि को ये जीतते हैं 1679 में। जिंजी के किले को ही दक्षिण भारत की राजधानी बनाया जाता है, मतलब दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी बनाया जाता है मराठा साम्राज्य की। और ये प्रमुख विजयों के बाद में 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है और 1680 में इनके साथ में इनकी पत्नी, जिनके बारे में हमने बात की थी पुतली बाई, वो इनके साथ में सती होती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि राज्याभिषेक के समय राजा राम को घोषित करते हैं राजा, भावी राजा यानी कि उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन बन रहे संभाजी यहाँ पर ये कैसे?